एवरीवन, वेलकम टू वेदा एकेडमी और मैं सलील सर आपके लिए लेकर आ चुका हूं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025। इस सीरीज का पार्ट 3 जहां पर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं फिजिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस और आपको सिखाते हैं उन न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट और आप रिवीजन करने के साथ साथ अपने आप को वैल्यूएट भी कर पाते हैं कि सर हम जितनी पढ़ाई अभी तक कर चुके हैं, एग्जामिनेशन बहुत पास हैं, तो क्या इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं? अगर हाँ तो तैयारी बेहतर है, अगर नहीं ये कॉन्सेप्ट सीखो ना यार, अब कब सीखोगे? अगले साल। तो उसके लिए आपको तैयारी बढ़िया से करनी है। तो इस सीरीज में आज कुछ नए क्वेश्चंस हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं और आज आपके लिए स्पेशल लेकर आया हूं रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। तो रे ऑप्टिक्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आज करेंगे डिस्कस। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्लास को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कॉपी पेन तैयार सभी का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़ेंगे और फटाफट इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, ट्रैवल करती है एयर टू इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है। फाइंड करो wavelength of reflected light and refracted light at the interface of two media। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर मैं इसका फिगर बनाना चाहूं तो बना भी सकता हूं, नहीं बनाना चाहूं नहीं पे बनाऊंगा, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों हो रहा है बेटा। दैट मीन्स अगर आप यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो लाइट जो इंसिडेंट होता है, ये आपका इंसिडेंट लाइट है, आई एंगल पर ये इंसिडेंट हुआ। ठीक है, इसका कुछ पार्ट क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया आर एंगल पर, और ये आपका एयर, और ये आपका कोई मीडियम है। मीडियम को कुछ नाम दिया है क्या? नहीं दिया है, तो हम इसको मान लेते हैं मीडियम। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया आपके पास म्यू। हाँ जी, म्यू हमने मान। अब ये डेंसर है तो ऑब्वियस सी बात है टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, आर डैश आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है कि आपको म्यू दिया हुआ है बेटा 1.5। म्यू कितना दिया हुआ है? 1.5। और मोनोक्रोमेटिक लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, उसका फ्रीक्वेंसी आपके पास है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये आपको गिवन डाटा है। नाउ आपको निकालना क्या है बेटा? पहली चीज आपको पता करनी है कि रिफ्लेक्टेड लाइट, जब भी देखो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करेगी ना बच्चा, तो रिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या, मीडियम चेंज नहीं होता। अगर आप सेम मीडियम में है ना, तो लाइट के पास तीन चीज होती है। आपको देखो बिल्कुल बच्चों की तरह लॉजिक समझना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे ना, कभी टफ नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल बहुत आसानी से होते हैं। तो बेटा लाइट के पास तीन चीजें होती हैं बेसिक। एक होती है उसके पास वेलोसिटी, एक होती है फ्रीक्वेंसी, और एक होती है वेवलेंथ। ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको यहाँ पे निकालना क्या है, वेवलेंथ आपको पता करनी। तो बेटा अगर आपका मीडियम सेम है ना, मीडियम सेम है, तो इनमें से कुछ भी चेंज नहीं होता, सब कुछ कांस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। ये बात आपको पता है, इनमें से कुछ भी चेंज नहीं होता। दैट मीन्स मैं सीधा सा इनका रिलेशन लगा दूंगा। क्या रिलेशन होता है भाई? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये सबको पता है। बात किस मीडियम की कर रहे हैं बेटा? एयर मीडियम की कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एयर मीडियम की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होगी, हमें वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ को अकेला करेंगे बेटा, यहां पर स्पीड सी हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी ऐसे डिवाइड में आ जाएगी। स्पीड सी क्यों? क्योंकि आपको पता है एयर में स्पीड लाइट की क्या होती है, वैक्यूम के ही ऑलमोस्ट बराबर होती। तो मैं यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, लाइट की स्पीड कितनी होती है एयर में? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ये हमारे पास क्लियर। सेकंड सेकंड आपका कट जाएगा, वेवलेंथ आपको मिल जाएगी कितनी? 3/5 10 टू द पावर -14 प्लस का 8, तो -6 आ गई। ठीक है बेटा, ये आपके पास कितना आ गया? 3/5। अगर आप यहाँ पर करते हो तो आपको पता है 6 टाइम्स ये जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डायरेक्ट आप लिखेंगे, ये आपके पास 0.6 होगा तो 10 टू द पावर -7 हो जाएगा, -7 मीटर। ये आपका वेवलेंथ था। सिंपल सा आंसर, खत्म। कुछ करना ही नहीं इसमें ज्यादा कुछ। ठीक है, तो ये आपका सीधा सा आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो दो और इसमें ऐड कर दीजिए, तो 600 नैनोमीटर आपका आंसर आ जाएगा।
किसी भी तरह से आप कर सकते हैं। नाउ अब आते हैं बेटा सेकंड केस। सेकंड केस में क्या कह रहा है आपसे? सेकंड केस में कह रहा है अब जो लाइट हमारी रिफ्रैक्ट हुई है, रिफ्रैक्ट होने का मतलब क्या बेटा कि आपका मीडियम चेंज हो चुका है। ठीक है, मीडियम जब चेंज हो जाता है बच्चे तो आपको पता है कि वेवलेंथ वैरी करती है, स्पीड भी वैरी करती है, बट फ्रीक्वेंसी वहां पर भी कांस्टेंट रहती है। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम चेंज होने पर भी नहीं चेंज होती, एक जैसी रहती है। क्लियर? नाउ अब हमसे क्या कहा गया कि भैया अब मीडियम चेंज हो गया है तो बताओ वेवलेंथ मीडियम में क्या होगा। तो हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूटिलाइज करेंगे क्योंकि ये दिया गया डाटा है ना। कभी कभी न्यूमेरिकल्स ऐसे भी आते हैं जहां गिवन डाटा यूज नहीं भी होता है, बट मोस्टली होता है, तो हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम जिसमें आप जा रहे हैं। तो भैया फर्स्ट मीडियम में सी है, सेकंड मीडियम में वी है, और वेवलेंथ के फॉर्म में लिखेंगे तो लैम्डा इन एयर, लैम्डा इन मीडियम, सीधी सी बात है ना। तो आप यहां से मीडियम में निकालना चाहते हैं तो बेटा तो आप क्या करेंगे, वेवलेंथ इन एयर अपॉन म्यू, सीधा सा आप करेंगे। एयर आपने निकाल चुका है बेटा 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और म्यू आपके पास है 1.5। ठीक है, पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 15 से कितनी बार गया, 4 टाइम्स गया, तो ये आ गया आपके पास 4 इंटू 10⁻⁻7। ये आपका सीधा सा आंसर है बेटा। क्लियर? तो इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस आपको लॉजिक क्लियर रखने हैं। सबसे पहला कि अगर आपका मीडियम सही में तीनों ही नहीं चेंज होते, तीनों एक जैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, बट मीडियम चेंज होने पर वेवलेंथ वैरी करती है, स्पीड भी वैरी करती है, फ्रीक्वेंसी नहीं वैरी करती। ठीक है, ये याद रखेंगे और ये आपका सीधा सा आंसर आ जाता है। आप लोगों का भी आंसर यही आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास। कैसा लेंस है बेटा? प्लेनो कॉन्वेक्स है। ठीक है सर, एक हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स है। ओके, ये बन गया आपका एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4। तो ये जिस मटेरियल से बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.4, और फ्रीक्वेंसी आपको दे, सॉरी फ्रीक्वेंसी कह रहा हूँ, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 16 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है भाई? 16 सेंटीमीटर। ओके, 16 सेंटीमीटर। कह रहे कैलकुलेट करो रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंथ। कर्व्ड सरफेस जो आपका है, ये वाला जो सरफेस है, इसकी रेडियस आपको यहाँ पर पता करके बता, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बहुत आसान, लेंस फॉर्मूला लगाइए, आंसर घर लेकर जाइए। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर लेंस फॉर्मूला सीधा सा लग रहा है। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है सर 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, 1/r1, 1/r2। ठीक है, 1/r1, 1/r2, सीधा सा आपके पास फॉर्मूला आ गया। नाउ अब यहाँ पर क्या चीज आपको नहीं पता है वो देखो। बेटा म्यू आपको गिवन है, यस गिवन है। एफ आपको गिवन है, हाँ गिवन है। क्या R1 R2 गिवन है? नहीं सर। अच्छा, एक आर तो निकालना ही है ना, तो उसको मान लेते हैं ये आपका कर्व सरफेस पार्ट का है, तो ये तो हो गया R1। हाँ जी, ऐसे हमने मान लिया। और R2 आपके पास क्या है? प्लेन पार्ट का है। तो बेटा आपको पता है, अगर आपने थोड़ी बहुत 10th में अच्छे से पढ़ाई करी और 12th में भी अच्छे से करी, तो भैया प्लेन आपका जो लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, प्लेन वाले पार्ट का जो रेडियस होता है वो इनफिनाइट होता है। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि एक इनफिनाइट रेडियस के स्फेरिकल लेंस से या मिरर से कट करके निकाला गया पार्ट होता है। जैसे ऐसे समझो कि मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल लेंस है और इसका रेडियस कितना है? इनफाइनाइट है, और उससे एक छोटा सा टुकड़ा मैंने कट करके, ये जो हाईलाइट कर रहा हूं ऐसे समझिए, ये छोटा सा टुकड़ा, जब आप एक स्पेयर से बहुत छोटा सा पार्ट निकालते हो तो वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन निकलता है। ये बात तो आपको क्लियर है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन निकलता है, तो हम उसे प्लेन लेंस या प्लेन मिरर की तरह यूज कर सकते हैं। पॉलिश कर दो, मिरर बन गया। तो अभी हम कहते हैं कि इसका जो रेडियस है वो कैसा कंसीडर किया जाता है? इनफाइनाइट कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो मेरे पास R2 जो हो गया वो इनफाइनाइट हो गया। ठीक, ये हमने सीधा सा मान लिया। तो बेटा R2 मेरे पास क्या है? इनफाइनाइट, और R1 है R, जो कि हमें कैलकुलेट करना है।
ओके, नाउ अब आप यहाँ पर वैल्यू करो 1/16, 1.4 माइनस 1, 1/r, 1/इन्फिनाइट। 1/इन्फिनाइट का मतलब 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास 1/16, 0.4, 1/r, ठीक है। r आपको निकालना है बेटा 16, 0.4, पॉइंट हटाया 0, ये आपके पास 64/10, 6.4, ये आपका सीधा सा आंसर है, खत्म। ठीक है बच्चा, ये आपका सीधा सा सॉल्यूशन है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। सिंपली आप लॉजिक के साथ चलिए, जो क्वेश्चन कह रहे हैं वो करते जाइए, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सबको क्लियर है, सबका आंसर यही आया है? पक्का आंसर कमेंट कर दिया करो, हमें भी लगे कि हाँ आपने अटेम्प्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो प्लेस किया जाता है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 40 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ फाइंड करो फर्स्ट केस में पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑल्सो। तो सबसे पहले आपको पोजीशन निकालनी इमेज की, दैट मींस वी फाइंड आउट करना है ना। 1/u, 1/v, 1/f आपको याद होना चाहिए। तो v आपको निकालना है, देन आपको मैग्निफिकेशन निकालना। आप सबसे पहले दिमाग लगाओ, दिया क्या गया है? ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है मिरर क्या, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए पॉइंटर्स को ढूंढना पड़ता है बेटा। क्वेश्चन आसान हो जाता है अगर आप मेन मेन बातें समझ। तो सबसे पहले आपको मिरर के साथ खेल खेलना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज दिमाग में आ गई कि सर ये तो मिरर के साथ है, तो हम मिरर के ही फॉर्मूले लगाएंगे। कई बच्चे लेंस का आता है मिरर का लगा देते हैं, मिरर का आता है लेंस लगा देते हैं, फिर कहते हैं हमसे नंबर नहीं आ रहा। भैया पहले कॉन्सेप्ट समझो ना। आप कह रहे हैं कि ये मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है उससे, तो यू आपको दे रखा है बेटा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको दे रखी है वो है 40 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। अब आपको दो चीजें यहां पर निकालनी। पहला पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मींस पहले केस में आपको निकालनी है पोजीशन ऑफ इमेज, दैट मींस v आपको कैलकुलेट करना है, और सेकंड केस में आपको निकालना है इसका मैग्निफिकेशन, ठीक है। मैग्निफिकेशन दैट मींस m आपको फाइंड आउट कर, ये दो चीजें आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप चाहो तो फिगर बना भी सकते हो, ना चाहो तो ना भी बनाओ, कोई दिक्कत ऐसा जरूरी नहीं है कि फिगर बना लो। बना दोगे तो एक एक्स्ट्रा आपके लिए एफर्ट हो जाता है कि भैया एग्जामिनर को लगेगा हाँ तुम्हें आता है, तो हम कर भी सकते हैं। कैसा मिरर है भैया? कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर मैंने ऐसे बना लिया, मिरर है पॉलिश जरूर कर दीजिएगा, और किस चीज की पॉलिश की जाती है ये मुझे जरा कमेंट करके बताना, ठीक है। ये आपके पास पोल हो गया, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर आपके पास फोकल लेंथ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर, और 30 सेंटीमीटर पर आपको ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर, ये आपको ऑब्जेक्ट रखा है, ये आपको यू दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट मान लो ए बी, आप कुछ भी कर सकते। फोकल लेंथ आपको पता है इसकी आधी होती है, तो ये आपके पास हो जाएगा 20, हाँ। क्लियर? ओके बच्चा, नाउ अब हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, मैग्निफिकेशन बताओ। आपको पता है जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, कौन का, तो कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने सेंटर ऑफ फोकस के बीच में रखी जाएगी, तो इमेज बनेगी बिहाइंड द सेंटर, और ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी ए डैश बी। मैं नेचर भी बता देता हूँ आपको, है ना। ये कैसी बनेगी? इन्वर्टेड, ये तो 10th में आपने पढ़ा होगा, लार्ज, इन्वर्टेड, लार्ज और रियल, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन मतलब आपको लार्ज का मिल रहा होगा, और ये आपका मैग्निफिकेशन फॉर्म, ठीक है। खैर हमें उससे मतलब नहीं, हमें निकालना है v। तो हम क्या लगाएंगे? हम सीधा सा मिरर फॉर्मूला लगा देंगे। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f, 1/v, 1/v। अब बेटा आपको साइन का खास ध्यान रखना है। मैंने आपको हर बार बताया जहां कहीं भी मिरर और लेंस रखे जाते हैं उसे ओरिजिन मान, और फिर प्लस एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई एक्सिस और माइनस वाई एक्सिस। बहुत आसान हो जाती चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो u आपका निगेटिव है, और एफ भी आपका क्या है? निगेटिव। तो बेटा दोनों निगेटिव है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पर हम रखेंगे 1/f
-20, फोकल लेंथ आपको दे रखी है 20, क्योंकि यहीं से निकाली हमने, देख लो, है ना। और v कितना है बेटा, v आपको कैलकुलेट करना है, प्लस 1/u आपके पास -30। ठीक है, यहाँ से 1/v निकालिए, माइनस का 1/30 इधर जाएगा तो 1/30 माइनस 1/20। बेटा 30 और 20 में आपका एलसीएम आ गया 60। ठीक है, तो ये आपका 2 माइनस 3, तो माइनस का 1/16, तो v आपके पास आ गया -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपकी इमेज बन गई। इमेज कहाँ बन गई? इमेज ये बनी है आपके 60 सेंटीमीटर। कितना अच्छा लग रहा है ना, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपने फिगर के साथ भी इसको डिफाइन किया। इसी सब चीजों के मार्क्स मिलते हैं बढ़िया, है ना। और आगे थोड़ा सा एग्जामिनर आपको सपोर्ट भी कर देता है। मान लो कहीं पर आप एक दो स्टेप में किसी क्वेश्चन में फंस गए, तो उसे लगेगा बच्चे को आता है, कहीं फंस गया होगा, तो मार्क्स दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ट्रिक्स होती हैं कुछ अच्छा रिप्रेजेंट करने की। ठीक है, टीचर को टीचर की तरह ट्रीट मत करिए, एज अ स्टूडेंट ट्रीट करिए कि आप उसे ये आंसर्स प्रोवाइड करा रहे हैं एज अ टीचर, तो आप सारा एक्सप्लेनेशन दे कि वो कहीं कंफ्यूज ना हो। इस अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बेटा मैग्निफिकेशन पर। मैग्निफिकेशन का प्यारा सा फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है? m इज इक्वल्स टू, क्या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे रखी है? नहीं सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता है। जब आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं पता होती है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि हमें हाइट नहीं पता है। फिलहाल हम सेकंड फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे, माइनस का v बाई यू, क्योंकि हमें v भी पता है, u भी पता है, और माइनस के साथ जाता है ये। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे कैसे बेटा? माइनस का v कितना आया है? -60, और u कितना आया है? -30। तो ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, माइनस का 2। -2 क्यों आया है? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। माइनस साइन का मतलब माइनस वाई एक्सेस में बन रही है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना। तो -2 इसीलिए आया बेटा, क्योंकि माइनस वाई एक्सेस में इमेज बन। ये आपका सीधा सा सॉल्यूशन। क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट? सबका आंसर यही है पक्का? चल नेक्स्ट आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सुनते हैं। ये मुझसे कह रहा है कि हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड। ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, इन एयर इज दिस, if the ray of light passes from glass to air, so calculate the value of critical angle। ये आपको निकाल के दे। ठीक है भाई, सबसे पहले पार्ट में क्या कहा? हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड। ये आपसे पूछा गया है भाई, तो सीधा सा आपको लॉजिक क्लियर है ना बेटा। फर्स्ट पार्ट तो एक लाइन का है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, मान लो c बाई वी, सी मतलब एयर, और दूसरा आपका दूसरा मीडियम, जो भी आप ले जाना है। अगर दोनों ही मीडियम है, एयर या वैक्यूम नहीं है, तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं v1 बाय v2। फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी, सेकंड मीडियम में वेलोसिटी। अच्छा, और इसी को वेवलेंथ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेवलेंथ इन एयर अपॉन वेवलेंथ इन मीडियम। अगर दोनों ही एयर या वैक्यूम में नहीं है, दोनों मीडियम में, तो वेवलेंथ ऑफ मीडियम 1, वेवलेंथ इन मीडियम 2। बात क्लियर हो गई सभी को? हाँ है ना, जल्दी से बताइए। तो इस तरह से वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी है। बस ये आपका सीधा सा लॉजिक। क्यों है? आपको पता है बेटा, फ्रीक्वेंसी जो है दोनों केसेस में सेम रहती है, मीडियम चेंज हो चाहे ना हो। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है c बाई लैम्डा। तो लैम्डा जो है वो c, या फिर जिस मीडियम में है उस मीडियम में वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो न्यू तो कांस्टेंट है ना, तो c और लैम्डा एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो, इस वजह से रिलेशन बन। तो फर्स्ट पार्ट आपका डन। क्या कहा? हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट यूज्ड। तो भैया ये आपका रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस तरह से डिपेंडेंसी रखता है। फर्स्ट पार्ट बहुत आसान, सेकंड भी आसान है, कोई टफ नहीं है। सेकंड आई होप काफी लोगों ने सॉल्व भी कर दिया होगा। ठीक है, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में जो वेलोसिटी है वो हम v मानते हैं, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। एयर में जो वेलोसिटी उसको हम c मानते हैं,
3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। हमसे कह रहा है इफ द रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू एयर, बेटा देखो ध्यान से, ग्लास से एयर में जा रही है तो कैलकुलेट करो क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आपको पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, ये आपको याद है। नहीं भी याद है तो निकाल दो ना यार, अभी अभी फॉर्मूला लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 2 इंटू 10 टू द पावर 8, कैंसिल हुआ, म्यू आया 1 हाँ जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल गया। ठीक है, आपको निकालना है क्या? आपको निकालना है क्रिटिकल एंगल। तो आपको क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला पता है, TIR आप सबने पढ़ा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चे आपको पता है म्यू इज इक्वल टू 1/sin। क्रिटिकल एंगल ये आपके पास है। हाँ जी, क्लियर है। तो यहां से बेटा आपके पास साइन सी क्या आया? 1/म्यू। 1/म्यू का मतलब 1/1.5। हाँ जी, पॉइंट हटाया 10 हो गया, तो ये आपके पास आ गया 2/3। 2/3 का मतलब 0.66, सबको पता है। तो ये आपके पास साइन सी 0.66 आ गई। साइन सी की वैल्यू क्या आ गई? 0.66 से आ। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है, ये आपको डाटा देंगे एग्जाम, परेशान मत होना, ये आपको डाटा देंगे कि C इज इक्वल टू क्या बना। अगर डाटा नहीं दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर छोड़ सकते हैं, साइन इनवर्स 0.66। अगर आपको साइन C 0.66 की एंगल की वैल्यू है, ये नहीं दिया जाता है, क्योंकि देखो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री तो आपको याद होती है, बट जब ऐसा कुछ आ जाता है ना तो आप फंसते हो वहां पर। तो उस केस में या तो आपको वैल्यू देंगे कि साइन इनवर्स 0.66 की वैल्यू ये होती है, नहीं देंगे तो आप यहाँ पर आंसर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये सी की जो वैल्यू आएगी वो 41.3 डिग्री, ये आपका एंगल, क्रिटिकल एंगल 41.3 डिग्री आपका क्रिटिकल एंगल बन जाता। बात समझ में आ गई सभी? कोई डाउट, कोई समस्या, परेशानी? एकदम आपका हलवा सफा। चल नेक्स्ट आते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग ट्राई करेंगे, अपने स्कोर शेयर कर दिया करो यार कमेंट में कि सर आउट ऑफ दिस इतने क्वेश्चन हमने सही किए। नहीं कमेंट कर पा रहे हो, टेलीग्राम पर शेयर कर दिया करो, डाउट वगैरह पूछ लिया करो, जब मैं होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ तो उन्हें सॉल्व करके शेयर किया करो आंसर। टेलीग्राम पर भी जुड़ जाओ ना, वहां पर भी डेली क्विजेस और ये सारी चीजें शेयर होती रहती है, तैयारी बेहतर ढंग से करें। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और इसका PDF भी शेयर हो जाता है लिंक पर, है ना। चल, कह रहे कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, यूज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर, आई पीस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये दोनों आपको दे रखे हैं। एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एम आपको निकालना है। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। दो क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसको भी फिगर के साथ करेंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बेटा कह रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आपका आई पीस लेंस होता है, ये सबको पता है, हाँ या ना बोलना पड़ेगा भाई। ठीक है, एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप ले लेते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस उठा लेते हैं, एक आई पीस लेंस। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ऑब्जेक्ट को रख देते। ओके, कह रहे जो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, FO 4 सेंटीमीटर, FE आई पीस का कितना है? आई पीस का 10 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है। कह रहे कि ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस, यू आपके पास कितना है? यूओ ये आपके पास है 6 सेंटीमीटर। यूओ का मतलब क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस से दूरी है ना बेटा, तो ये आपके पास यू नॉट दिया हुआ है, ये आपके पास। ठीक है, ये आपको गिवन। कह रहे हैं कि आप बताओ इसका मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, और लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप आपको निकाल। लेंथ का मतलब क्या होता है? ये L। हाँ जी, ये L आपको निकालना है। ये जी आपको पता है बेटा कि ये जो मेन ऑब्जेक्ट है ना, ये यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव लेंस की वजह से अपनी कहीं इमेज बनाता है। ठीक है, और वो जो इमेज है वो आई लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करती है, और फिर वो उसे मैग्नीफाई करके कि लार्ज इमेज कहीं ना कहीं बना रहा हो। वो सारी चीजें हमें नहीं बतानी, हमें सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव के लिए चीजें समझ। ठीक है, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मान लो इसने इमेज बनाई V0, यहाँ पर इमेज बनाई,
वी नॉट, ऐसे कोई इमेज बना दी। अब ये जो इमेज है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, हाँ या ना, जल्दी से बोल। तो बेटा ये यूई की तरह बिहेव करेगी हाई लेंस के लिए, यूई, और इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्या बन रहा है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, है ना, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो क्या हमें एल निकालना है, यस। तो एल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए वी नॉट और यूई, ये दोनों पता चल जाए तो आप लेंथ आराम से निकाल सकते हैं। पहला पार्ट आपका ये हो गया, ठीक। सेकंड में कह रहा है मैग्निफिकेशन। तो आपको पता है कि भैया मैग्निफिकेशन जब भी हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में निकालते हैं तो वी नॉट अपॉन यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई, ये आपका सीधा सा फॉर्मूला होता है। तो वी नॉट यू नॉट आपको निकालने ही पड़ेंगे, है ना, ये आपको सीधा सा लॉजिक। तो बस अब आप वैल्यू पुट करिए और सब डालना चालू करिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, लेंथ फॉर्मूला, बस खत्म। चल लॉजिक के साथ चलते हैं, सीधा सा एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। हमें यू नॉट पता है, वी नॉट निकालना है, हाँ सर निकालना है कंपल्सरी, क्योंकि लेंथ निकाल, और मैग्निफिकेशन में भी यूज होगा। मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ भैया, माइनस वी नॉट यू नॉट वन प्लस डी बाई एफ ई। तो यू नॉट तो पता है बट वी नॉट नहीं पता, तो हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, वन अपॉन एफ नॉट, वन अपॉन वी नॉट, वन अपॉन यू। ये आपका सीधा सा। बेटा एफ नॉट आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, जल्दी से बताओ, आया ना जल्दी से। तो सीधा सा लॉजिक लगाओगे ना भैया, क्या, कि सर ये जो वैल्यू है ये कौन सा है, ये है कॉन्वेक्स, ठीक है। और कॉन्वेक्स के केस में आप सभी को पता है ये पॉजिटिव फोकल लेंथ, ठीक है। तो एफ नॉट आपका पॉजिटिव है। अब बात आती है वी नॉट की, वी नॉट तो हमें पता ही करना, छोड़ो। यू नॉट आपका कैसा होगा बेटा, वो आपका निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/4 1 अपॉन वी नॉट 1 बाई माइनस का 4, 4 है 6 है, सॉरी इसको 6 कर देंगे, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर भेजेंगे 1 अपॉन वी नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 1 बाई 6। एलसीएम ले लीजिए बेटा, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12। तो ये हो गया 3 माइनस 2 1/12। तो वी नॉट आपके पास आ गया 1/12, दैट मीन्स 12 सेंटीमीटर, ठीक है। वी नॉट आपके पास 12 सेंटीमीटर, सबको क्लियर है, बात समझ में आ गई। क्या वी नॉट यू नॉट दोनों पता चल गए तो मैं ये मैग्निफिकेशन निकाल सकता हूँ आराम से, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, माइनस वी नॉट कितना आया 12, यू नॉट कितना आया माइनस का 6, 1 प्लस डी आपको पता है 25 होता है, और एफ ई आपके पास 10। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो बस अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट, आंसर निकालिए फटाफट, कितना आ जाएगा, हाँ जी जल्दी बताओ। यहाँ पर वैल्यू नहीं नहीं, ये क्या किया, 12 बाय, हाँ ये तो वही ना, वैल्यू ले रहा, माइनस हमने ऑलरेडी आगे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ के पास आ गया 2, और ये हो गया आपके पास 1 प्लस 2.5, 3.5 टू जा यानी कि 7, मैग्निफिकेशन है आपके पास 7, मैग्निफिकेशन कितना आया 7। तो ये आपके पास माइनस, क्योंकि ये निगेटिव बनता है, देखो, हाँ जी ये निगेटिव बन रहा है, 7 आपका मैग्निफिकेशन आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेना इमेज में अपने हिसाब से, ये आपके पास मैग्निफिकेशन। नाउ अब हमारे पास वी नॉट तो है बट यूई नहीं है, यूई नहीं है, ये वाली लेंथ हमें, डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो उसके लिए एफ को यूटिलाइज करेंगे, एफ को यूटिलाइज करेंगे और उससे हम यूई निकाल, बोलो भैया क्लियर है, हाँ या ना, जल्द क्लियर है। तो बस अब आप दिमाग लगाइए, आप लगाइए, चलो भाई दिमाग लगाओ फटाफट, अब इसमें आंसर बताओ क्या होगा। चलो चलो चलो, सभी लोग दिमाग लगाएंगे, इसमें क्या करना है आप सोचो, यहीं पे फंसोगे आप पक्का।
FE आपके पास है, ठीक है। UE आपको निकालना है, बिल्कुल सही बात है। VE फंस रहा है, फंसा कि नहीं फंसा बताओ जल्दी से। VE आपके लिए फंसा, हाँ या ना बताओ भैया। सर VE कैसे निकालेंगे, सोचो। ये बेहतरीन पार्ट यहाँ पे क्वेश्चन में है, मतलब जो गलती है वो आपको ढूंढनी। बताओ दिमाग लगाया किसी ने? हाँ जी। अब आप में से कई बच्चे कहोगे कि सर हम कैसे निकाल दें, हम तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें VE नहीं दिया गया है। वही तो, देखो बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट लेंस को यूज करता है, फोकल लेंथ दिस है। आई पीस को यूज करता है, फोकल लेंथ दिस है। प्लेस किया जाता है 6 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर निकालनी थी, निकाल दी। लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप निकालनी, नहीं समझ में आ रहा है। दैट मीन्स वी अगर आपको नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब डिस्टिंक्ट विजन वाला लॉजिक लगाना है, समझे? बस यही फंसते हैं आप। आपके लिए जो वीई होगा वो होगा डिस्टिंक्ट विजन, दैट मीन्स -25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि सब आपको पता है कि रियल फॉर्म में बनता है, इमेजिनरी नहीं बनता। तो रियल बनता है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप लगाओगे बेटा 1/FE, 1/VE, 1/UE। अब आप यूई निकाल सकते हैं, तो 1/UE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/FE। ठीक है, ये आपके पास आएगा माइनस का 1/25। बात समझ में आ गई? एक सेकंड रुकिएगा, इसको सही कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया 1/VE की अगर आप बात कर रहे हैं बेटा, तो ये आपके पास आ गया माइनस का 25 माइनस FE कितना, तो आपको पॉजिटिव होता है, FE कितना दिया हुआ 10, ये आपके पास 10 आ गया। तो ये आपके पास आ गया माइनस, आप यहाँ से कॉमन ले लो, 1/25 प्लस 1/10। तो 25 और 10 में एलसीएम कितना आएगा बेटा 15, ये आ गया 2 प्लस 5, तो 7/50। तो यूई आपके पास जो आएगा वो आएगा 50/7, और निगेटिव आ रहा है, ठीक है। माइनस आ रहा है क्यों? क्योंकि इसके लिए ये लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, इसी वजह से आ रहा है, ठीक है। अब इसको काटो, तो 7 टाइम्स तो ये चला गया, पॉइंट लगाया 110, 7.1, और फिर कितना बचा 3, तो 4, 7.14 सेंटीमीटर तक हम इसे ले, ठीक है। आपके पास यू नाउ, अब हमारे पास यूई भी है, वी नॉट भी है, दोनों है। हमें साइन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें लेंथ निकालनी, तो बस इसकी मैग्नीट्यूड रखेंगे। वी नॉट कितना है बेटा 12, और ये आ गया 7.14। तो 12 और 7 कितना होता है भैया, सबको पता है 19। तो 19.14 सेंटीमीटर आपका लेंथ, ठीक है। तो लेंथ कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 19.1। आंसर खत्म। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन था, और आप गलती कहाँ करते, बस यहाँ पर, यही एक मेन पॉइंट, ठीक है। तो इस पे फोकस करिएगा, ऐसी चीजों को तब आप सीख पाओगे जब ऐसे ही क्वेश्चन 2-4 और प्रैक्टिस करो। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना कंपलसरी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर कुछ और नए न्यूमेरिकल्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक बढ़िया से प्रैक्टिस करिए, तैयारी करिए, वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए। डेली आपको ऐसी क्लासेस मिल रही हैं, हर सब्जेक्ट की मिल रही हैं, तो आप अपनी तैयारी में कोई भी कमी ना रखें। कहीं भी कोई दिक्कत समस्या आती है, हमसे कनेक्ट करो ना। आप कमेंट कर सकते हो, हम सारे कमेंट आपके पढ़ते हैं। कमेंट नहीं कर पाए, भूल गए, टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, टेलीग्राम पर अपने डाउट्स इंडिविजुअल पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल है। बस आपको अच्छे से तैयारी कर, ठीक है। चलिए वेदा एकेडमी के साथ बने रहिए, और नए बच्चे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।